Hello dear students, this is ARK representing NRK9. Dear CS Executive and CS Professional students, जी हाँ, ये टॉपिक आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक के अंदर ऑफ कोर्स आपने जैसे देख लिया होगा थंबनेल पे जिस मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो कि आपके कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बहुत ही प्रोबेबिलिटी रखता है आने के लिए। ऑलराइट, व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस, एक्चुअली आपने पढ़ा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, सेक्शन 236 ऑफ कंपनी सेक्शन 13। ऑफ कोर्स सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ने भी, चाहे वो न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबस, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंड ऑफ कोर्स सीएस एग्जीक्यूटिव ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी कम बिलोंग पढ़ा होगा। सेक्शन 236 के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट एक्चुअली 236 के साथ जो रूल हम रीड करते हैं, जी हाँ, वहां अमेंडमेंट है। ऑलराइट, सो मैं इस वीडियो के अंदर या देखिएगा उन रूल्स के अंदर आई अमेंडमेंट को ऑफकोर्स डिस्कस करूंगा आपके साथ में। और आप लोग, मेरे उम्मीद करता हूं सेक्शन 236 सुनते ही आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऑफ कोर्स मैं यहां आपके साथ बात करने वाला हूं सर किस चीज की, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन। अब यहां जब सेक्शन 236 हम पढ़ते हैं, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता हो, सो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 236 का थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी दूंगा ताकि आपको एक प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके रूल्स पढ़ने से पहले। ऑलराइट, सो कम टू द स्क्रीन। नॉर्म आप देखिए यहां पर एक बार जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे डिटेल में, याद रखिएगा, ये है द कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशन सेकंड अमेंडमेंट रूल 2020 डेटेड 17/2020। ऑलराइट, एग्जाम के लिए बहुत प्रोबेबल है बिकॉज ये कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स माइनॉरिटी को इंपैक्ट करता है। क्यों करता है देखिएगा, मैं आपको क्लैरिटी देता हूं यहाँ पे। आप अगर यहां ध्यान से देखें, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। अभी यहाँ डेफिनेशन में अगर हम बोलेंगे कॉर्पोरेट एक्शन तो सब समझाऊंगा, लेकिन कॉर्पोरेट एक्शन अगर जनरल वर्ड बोलें तो जब भी एक्वायरर, सेक्शन 236 के अंदर आपने एक बात पढ़ी होगी, या चलिए आइए पहले हम 236 के एक चक्कर लगा के आते हैं, सेक्शन 236 का चक्कर लगा के आते हैं ताकि आप लोगों के लिए सब इजी हो जाए समझना। अब देखिएगा यहां पर 236 के मैं बात करूं, परचेजिंग ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डिंग, ऑफ कोर्स डिस्प्ले प्लीज, परचेजिंग ऑफ एंड एक्वायर, देखिए परचेजिंग ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डिंग सेक्शन 236 सबसेक्शन 1। जी हाँ, एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ कितनी है इसको समझने की। अगर आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा तो अच्छे से याद देख लीजिएगा और याद हो जाएगा आपको, वापस रिमाइंड कर लीजिएगा एक बार ताकि रूल समझना इजी हो जाए। सो इन द इवेंट ऑफ एन एक्वायरर और अ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विद द एक्वायरर बिकम द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द 90%, देखो यहां पे कह रहा है बिकमिंग द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ 90% or more of the issued equity share capital of the company, or in the event of any person or group of person becoming what 90% majority or holding 90% of issued equity share capital. Dear students, pay attention. Acquirer or person acting in concern, I hope ये definition आपको clear होंगी। So हम क्या बोल रहे हैं, एक्वायरर या पर्सन एक्टिंग कंसर्न, दोनों भी हो सकते हैं, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न अलोंग विद द एक्वायरर। कितना होल्ड कर रहा है वो अब 90%, बिकमिंग अ योर होल्डर ऑफ 90%। ऑलराइट, या कोई भी एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, कितना बेटा 90%, जिसे हम बोलेंगे अगर हम नाम दे देंगे मेजॉरिटी। ऑलराइट, मेजॉरिटी, वो 90% अब होल्ड कर रहे हैं एंड दे वांट टू एक्वायर रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ इशूड इक्विटी शेयर। इशूड इक्विटी शेयर याद रखिएगा, यहां जो इंपॉर्टेंट वर्ड हो रहा है वो इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल want to be noted, issued equity share capital। तो वापस से issued equity share capital, why I'm saying, why I'm emphasize on this word, क्यों issued equity share capital 90% आपका हाथ में आ गया है, आप रिमेनिंग लेना चाहते हो, यार माइनॉरिटी के साथ में देखो धोखाधड़ी मत कर देना। ऑलराइट, तो लॉ कहता है कि यार इसका एक प्रोसीजर है, ऑफ कोर्स इसके रूल्स पहले भी डिफाइन थे, बट उसमें एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बाय इंसर्टिंग रूल 26A। ऑफ कोर्स किस रूल के अंदर बात कर रहा हूं मैं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन की मैं बात कर रहा हूं, जहां सिचुएशन क्या है, मेजॉरिटी रिमेनिंग पार्ट जो है 90% कर चुका, रिमेनिंग पार्ट जो है वो माइनॉरिटी से एक्वायर करना चाहती है। ऑफ कोर्स उसका इंटेंशन है रिमेनिंग एक्वायर करने का, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। That's why I'm saying this question is most probability, having a most probability, आपके एग्जाम के लिए बहुत प्रोबेबिलिटी है इसमें। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द स्किन। अब हम जरा इसको पढ़ा हमने। सो नाउ अगर हम देखिएगा
तो यहां सिचुएशन देखिएगा बेटा, क्या कहना चाह रहा हूं आपको, गौर फरमाइएगा। ऑलराइट, नाउ दिस पे प्लीज मींस एनी एक्शन। अब कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब इस टर्म में, मतलब सेक्शन 236 के टर्म में, ठीक है। कॉर्पोरेट एक्शन मींस any action taken by the company relating to transfer of shares and all benefits accruing on such shares, namely bonus shares, split, consolidation, fraction shares and right issue to the acquirer। किसको चला जाएगा बेटा, माइनॉरिटी का सारा ये, फिर जो कि माइनॉरिटी को मिलते ही है, माइनॉरिटी को मिलते ना, माइनॉरिटी को मिलते। अब अगर जब वो एक्वायरर रिमेनिंग ले लेगा तो उससे मिलने वाले बेनिफिट, जो कि कॉर्पोरेट एक्शन से मिलने वाले बेनिफिट्स क्या क्या होते थे, बोनस शेयर्स उन शेयर्स पे, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, फ्रैक्शन शेयर्स, राइट इशू किसका होगा, अब एक्वायरर का। ऑलराइट, फॉर दिस पर्पस सेक्शन 236 को किस तरह समझेंगे, आइएगा। ये जो रूल बेटा यहाँ पे जो इंसर्ट किया गया है 26A याद रखिएगा, 26A की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंसिडर कीजिएगा। इन कंपनीज कंप्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड कमीशन रूल 2016 आफ्टर रूल 26 द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड। ऐसा नहीं है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ऐसा नहीं है कि रूल 26 को रिमूव कर दिया गया है। 26A याद रखिएगा, बात रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, प्रेशर रिक्वायरमेंट्स की, किस तरीके से उनके शेयर्स को, कैसे शेयर होल्डर्स को नोटिस दिया जाएगा, ऑलराइट, कितने टाइम पीरियड का कट ऑफ डेट होगा, फिर उनका शेयर्स कंपनी के किस तरीके से कंपनी के डिमैट अकाउंट में आएगा, फिर वो एक्वायरर को दिया जाएगा, पेमेंट कैसे होंगी, कितने टाइम पीरियड के लिए पेमेंट हो जाना चाहिए, प्राइस वैल्यूएशन को लेके मैथड ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लिस्टेड है तो किस तरह से प्राइस कैलकुलेट होगी, अनलिस्टेड है तो कैसे प्राइस कैलकुलेट होगा, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कैसे कैलकुलेट होगा। सो ऑल टर्म्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 236, बट यहां 26A रूल जो है वो खुद अपने बारे में प्रेशर रिक्वायरमेंट्स बता रहा है। ऑलराइट, सो कम टू द स्किन, आप समझते हैं इसको, देखिएगा ना। कंपनी शैल विद इन 2 वीक्स, डिस्प्ले प्लीज, कंपनी शैल विद इन 2 वीक्स, ध्यान रखिएगा बेटा, ध्यान से, 2 वीक्स from the date of the receipt of the amount equal to the price of shares to be acquired by the acquirer। मतलब यहां पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से पहले उसका क्या निकालेंगे हम लोग, प्राइस। किसी के साथ कुछ जाती नहीं होगा, हाँ समझेगा, किसी के साथ कुछ जाती नहीं होगा, मतलब माइनॉरिटी शेयर ऐसे नहीं तुमको चलो निकाल देंगे, नहीं, इसका फेयर प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा। ऑलराइट, मैंने जैसे बताया अभी, लिस्टेड होगा तो डिफरेंट मेथड अप्लाई करेंगे, अनलिस्टेड है तो डिफरेंट मेथड लगेगा, एंड प्राइवेट कंपनी तो अलग मेथड लगेगा। वो आप चाहेंगे तो डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे, बट मैं अभी यहाँ पे सिर्फ अमेंडमेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आपने ये पढ़ रखा होगा, फिर भी नहीं पढ़ रखा तो काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगा। नाउ बाय द एक्वायरर under section 236 of the companies 2013 verify the details of the minority shareholders holding the shares in dematerialized form। now तो क्या करना है कंपनी को, देखिए यहां पर कह रहे 2 वीक्स, कंपनी के पास कितना टाइम है यहाँ पे, 2 वीक्स का। जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं जिसके वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उस कंपनी के पास में 2 वीक्स हैं वेरीफाई करने के, किन किसी को वेरीफाई करना है, मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स की होल्डिंग्स इन डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। अब ये सर 2 वीक्स कब से काउंट कर रहे हैं, देखो बेटा ध्यान से, date of the receipt of the amount equal to the price of the shares to be acquired by the acquirer। ये एक सेपरेट अकाउंट कंपनी ओपन करता है, याद रखना, सेपरेट अकाउंट ओपन करेगा कंपनी फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए ओपन करेगा। और याद रखिएगा जो भी प्राइस कैलकुलेट होके, जो भी यहां जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लेके बताया, रजिस्टर्ड वैल्यू थ्रू आ रहा है प्राइस, तो उसका अमाउंट, इक्वल अमाउंट जो भी आएगा वो यहां डिपॉजिट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहां से कंपनी विद इन 2 वीक्स याद रखिएगा वेरिफिकेशन का काम करेगी, क्या, अपने जो ही मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी डिटेल्स को, किसकी डिटेल्स को, मिनॉरिटी शेयर होल्डर की इन डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। वापस समझ लीजिएगा यहाँ पे, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट इक्वल टू द प्राइस ऑफ शेयर्स टू बी एक्वायर्ड बाय द एक्वायरर। ऑलराइट, ऑलराइट सर। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब इन्हीं सब लोगों को देखिए हम लोग क्या करेंगे, नोटिस भेजना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो इन्हें इन्फॉर्म करेंगे कट ऑफ डेट के बारे में। अब देखो कहता है, आफ्टर वेरिफिकेशन द कंपनी शैल सेंड नोटिस टू द सच मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय स्पीड पोस्ट, बाय कुरियर, बाय ईमेल अबाउट। देखो मेथड कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे ध्यान रखना, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ऑलराइट सर, कुरियर किस कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। मतलब अब देखो मैं यहाँ पे क्या देना आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ कंपनी जो कम्युनिकेट कर रहा है, ऑफ कोर्स जो यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है, एक्वायर का इंटेंशन जो है उसको, अगर मैं एक्वायर को वर्ड दे दूं ना, मेजॉरिटी यहाँ पे, ऑफ कोर्स इन सिंपल वर्ड मेजॉरिटी। सो यहाँ मेजॉरिटी की इंटेंशन जो है उसे कम्युनिकेट कर रहा है कंपनी किस मेथड थ्रू कर सकता है, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल।
ऑलराइट, तो अब ये नहीं हो सकता कि सर ये मेंशन नहीं है, ऑफ कोर्स रूल में मेंशन है और कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता है। अब किसके बारे में बताएंगे, कट ऑफ डेट के बारे में। कट ऑफ डेट which shall not be earlier than 1 month, which shall not be earlier than 1 month. Now let me show you like this, और भी क्लैरिटी आ जाएगा आपको। just a minute, just a minute. All right, now see, oh see, अभी देखते हैं, देखिएगा। सो यहां हम ऑब्जर्व ध्यान से देखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं किसका, किसी मेथड के थ्रू भी सकता है वो, याद देखिएगा स्पीड पोस्ट हो सकता है, ठीक है, स्पीड पोस्ट मेथड के थ्रू हो सकता है, कुरियर हो सकता है, ईमेल हो सकता है। कट ऑफ डेट के बारे में अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कट ऑफ डेट के बारे में अगर सिंपल वर्ड में बताऊं, कट ऑफ डेट कह रहा नॉट अर्लियर देन 1 month, मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स बोलूं ना, 1 महीने का गैप होना चाहिए। मतलब अगर उनको देखा जाए ध्यान से, तो इन लोगों के पास में, शेयर होल्डर्स के पास में, ऑफ कोर्स इस इंफॉर्मेशन को कहेंगे क्लियर 1 मंथ का नोटिस होना चाहिए, क्लियर 1 मंथ का। देखिएगा, कट ऑफ डेट विच शैल नॉट बी अर्लियर देन 1 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिस, नोटिस ऑफ सेंडिंग ऑफ द नोटिस। ऑलराइट, मतलब 1 महीने आपका क्लियर होना चाहिए, नोटिस सेंड किया उसका महीना का 1 महीना, मतलब कट ऑफ डेट जो होगा एक्चुअली क्लियर जो 1 मंथ का होगा। ऑलराइट, on which shares of minority shareholders shall be debited from their accounts and carried to the designated demat account of the company unless the shares are credited in the account of the acquirer as specified in the notice before the cut off date. Now let me explain. सिंपल सी बात है, इसे देखते हैं समझते आइएगा क्या कह रहे हैं। देखिए, जो ये कट ऑफ डेट पीरियड होगा ना, इस कट ऑफ डेट पीरियड के अंदर क्या होगा, देखिए पहला तो कहता है ये नॉट अर्लियर देन 1 मंथ, नॉट अर्लियर देन 1 मंथ, ठीक है, नॉट अर्लियर देन 1 मंथ। अब इसका मतलब इस ड्यूरेशन के अंदर, ये हम जो नोटिस भेज रहे हैं इनको ना, इस ड्यूरेशन के अंदर क्या हो जाना चाहिए, मतलब एटलीस्ट उनके पास में क्लियर डेज का नोटिस होगा। और इस ड्यूरेशन में क्या होगा, देखिए जो कि शेयर होल्डर्स है, मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स है ना, इनके अकाउंट्स में से, जी हाँ, इनके डिमैट अकाउंट में, डिमैट अकाउंट में जो इनके पास शेयर्स होंगे वो किसके अकाउंट में चले जाएंगे, डिमैट अकाउंट में, जिसके हम बोल रहे हैं यहाँ पे कंपनी का डिमैट अकाउंट। ऑलराइट, कंपनी का डिमैट अकाउंट में। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, ये यहां से क्या होंगे डेबिटेड और क्रेडिटेड क्या हो रहे हैं, बट एक्चुअली देखा जाए प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, आपको रियलिटी देखो समझो, इनके अकाउंट से जो पैसा निकलेगा ना वो, आई मीन सॉरी, डेबिट होंगे जो शेयर्स, वो एक्चुअली फर्स्ट किसके अकाउंट में जा रहे हैं, एक्वायरर के, ठीक है, एक्वायरर के, यहां से एक्वायरर के अकाउंट में जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो ये पीरियड है, ये नॉट अर्लियर देन 1 मंथ, मतलब समझ रहे हो, यहां पे आओ देखो ऊपर, आइए देखते हैं डिस्प्ले प्लीज। देखिए कहता है कौन सा डेट होगा, अबाउट अ कट ऑफ डेट, जो कि नोटिस हम बताएंगे, विच शैल नॉट बी अर्लियर देन 1 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ द सेंडिंग ऑफ द नोटिस, नॉट अर्लियर देन 1 मंथ, एंड देन कॉमा, विच मीन्स दैट, अब इस अर्लियर मंथ मतलब 1 मंथ, इस ड्यूरेशन में क्या होगा, जो कि शेयर होल्डर्स है उनके शेयर्स के होंगे डेबिटेड और किसके अकाउंट में चले जाएंगे, क्रेडिटेड डेजिग्नेटेड डेबिट अकाउंट ऑफ द कंपनी। डेजिग्नेट का मतलब जो इस पर्पस से बनाया गया अकाउंट है। ऑलराइट, अनलेस शेयर्स आर क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ द एक्वायरर। आप समझ रहे हैं ना, फर्स्ट एक्चुअली वो किसके अकाउंट में जा रहा है, यहां पे जाएगा किसके में, एक्वायरर के लिए। एंड देन कंपनी जो सेपरेट अकाउंट आपको बताया था ओपन किया यहां पर, ये देखिएगा ऊपर स्क्रीन पे, यहां पे आइएगा, ये जो अकाउंट ओपन किया हुआ है इससे कंपनी का डिस्कस करना स्टार्ट करेगा, बट अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे करेगा। ऑलराइट, पॉइंट पकड़ में आया, पॉइंट पकड़ में आया। तो पहला क्या स्टेप लेना है कंपनी ने 26 के अंदर, सिंपल से बात है, 2 वीक्स के अंदर क्लैरिफाई वेरिफिकेशन कर रहा है। 2 वीक्स कब से कैलकुलेट होंगे, जब से क्या होगा, जो इक्वल अमाउंट जो होगा, जो भी प्राइस होगी जो कि मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को पे ऑफ की जानी है, उसके रिसिप्ट होने से 2 वीक्स के अंदर क्लैरिफिकेशन, वो मीन वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, डिटेल्स ऑफ द मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स और जिनका डिमैट के अंदर अकाउंट मेंटेन है। ऑलराइट, देन उसके बाद क्या होगा, नॉट अर्लियर देन 1 मंथ नोटिस आएगा, आप चाहे स्पीड पोस्ट से, रिसिप्ट पोस्ट से या फिर ईमेल के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, कंपनी के पास ऑप्शंस हैं। एंड ये ड्यूरेशन जो होगी, इस ड्यूरेशन के अंदर क्या होगा, जो उनका शेयर होल्डर्स है, ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स है, उनका डिमैट में से जो उनका शेयर है डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट किसके अकाउंट में जाएगा, डेजिग्नेटेड डिमैट अकाउंट जो ओपन किया फॉर दिस पर्पस। ऑलराइट सर, नाउ आप देखिएगा सब रूल 3 क्या कहता है,
अ कॉपी ऑफ द नोटिस सर्व टू द मिनॉरिटी शेयरहोल्डर शैल आल्सो बी पब्लिश्ड, पब्लिश की जाएगी कहां पर बेटा, simultaneous of two widely circulated newspaper in English and one is vernacular language in the district in which the registered office of the company is situated. ये बहुत जनरल एस्पेक्ट है, आई होप जानते होंगे आप लोग. situated and also to be uploaded on the website of the company. पहला स्टेप आपने लिया था, याद देखिएगा, वेरिफिकेशन का. कंपनी ने क्या लिया था, वेरीफाई करना स्टार्ट किया था. ठीक है. दूसरा स्टेप लिया था जिसमें नोटिस सेंड किया है, सेंडिंग ऑफ नोटिस. मैं शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि आप याद रख सकें. सेंडिंग ऑफ नोटिस. तीसरे स्टेप में क्या हुआ, डिसैमिनेशन, जिसे बोलेंगे पब्लिकेशन. पब्लिकेशन. ठीक है. आप जानते होंगे आरओ में या रजिस्टर्ड ऑफिस में जहां होता है, आपको न्यूज़पेपर्स में आपको ये खबर देनी है. ऑलराइट. और कंपनी का वेबसाइट पे भी इसको अपलोड कर देना है. सर याद होगा, तीन बातें बहुत सिंपल से बताएं अभी. वेरिफिकेशन पहला में, दूसरे में क्या करना है, नोटिस सेंड करना है, तीसरे में क्या करना है, पब्लिश करना है नोटिस. ऑलराइट. फोर्थ में कहता है कंपनी शैल इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी immediately after publication of the notice under subrule 3 regarding the cut off date and submit the following declarations. Of course, डिमांड के बारे में ऑफकोर्स आप देखिएगा, डिटेल देना जरूरी है. किसको, डिपॉजिटरी को. देखिएगा अब क्या क्या डिटेल जाएगा, आइए देखते हैं. द कंपनी शैल इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी इमीडिएटली आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस अंडर सब रूल 3 रिगार्डिंग व्हाट, कट ऑफ डेट. तो बताई दिया हम आपको, कट ऑफ डेट, लास्ट डेट क्या है. कट ऑफ डेट मतलब जब तक वो अपना दे सकते हैं शेयर्स. ऑलराइट. मिनॉरिटी शेयर्स होल्डर एंड सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स. क्या होगा, कॉर्पोरेट एक्शन इज बीइंग अफेक्टेड. अब कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब, अब ध्यान से याद रखना बेटा, क्योंकि यहां डिपॉजिटरी में नेम चेंज करने वाले हैं जी हम सर. क्योंकि याद रखना, कट ऑफ डेट के पीरियड में ना शेयर जो है वो किसके अकाउंट में चला जाएगा, एक्वायरर का अकाउंट में चला जाएगा. याद रखना, इंपॉर्टेंट बात क्यों है. अब यहां पर कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में क्यों बताना है, याद रखिएगा, उन शेयर्स से रिलेटेड जो भी, अगर कोई बोनस शेयर्स था, राइट शेयर्स था, कंसोलिडेशन अगर कंपनी ने किया है, या मान लीजिएगा एक और एग्जांपल दें आपको. अच्छा, ऐसा क्यों होता है, आप सोच के देखिएगा क्यों. अगर कंपनी, देखो मैं आपको एक बार 236 पे वापस लेके जाता हूं. आप यहां पे 236 पे वापस आएगा. सेक्शन 236 को हम लोग कंसीडर करते हैं वापस से. इसकी लैंग्वेज को देखना आप ध्यान से. इसकी लैंग्वेज देखो बेटा, यहां पर, यहां देखिए यहां पर डिस्प्ले प्लीज, यहां गौर कीजिएगा, देखिएगा ये 90% देखो यहां पर कह रहा है कैसे हुआ है, बाय वर्च्यू ऑफ एन अमलगमेशन, बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन, शेयर एक्सचेंज, कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज और एनी अदर रीजन such acquire person or person of groups as the case may be shall notify the company of their intention to buy the remaining. मतलब 90 तो पहुंच ही गया, देखो यहां पे 90 तो पहुंच ही रहा है, 90 तो पहुंच ही रहा है. ठीक है. कैसे 90 पर आ गया वो, 90 पे आने का रीजन क्या हो सकता है, अगर दो कंपनीज अमलगमेट हुई हैं, ऑफ कोर्स अमलगमेशन हुआ है तो 90 रीच कर लिया है, शेयर एक्सचेंजेस हुए हैं, या कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज की वजह से 90 हो चुकी है उसकी, एंड एनी अदर रीजन. इसलिए वो यहां पे क्या चाह रहा है कि रिमेनिंग भी, वो उसकी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन टू बाय द रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स, इंटेंशन टू बाय रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स. आप इस बात को पकड़ पाए, मैं आपको जो बता रहा हूं, ये क्लैरिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि 90 के अपने आप थोड़ा पहुंच गया, पहुंचे कैसे, किसी कोई इवेंट की वजह से, या तो वो एमलगेमेशन हुआ है तो 90% हो गया. दैट्स व्हाई दे वांट टू इंटेंट, दे वांट टू बाय रिमेनिंग इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल. वो चाह रहे हैं कि वो भी बाकी भी उनको मिल जाए. ठीक है. इन दैट केस अब क्या होगा, देखो, तो कॉर्पोरेट एक्शन के थ्रू जो भी बेनिफिट्स होंगे सारे सारे उनको मिलेंगे. ठीक है. इसलिए हमको याद है कि कंपनी इंटीमेट करी डिपॉजिटरी को कट ऑफ डेट के बारे में. ठीक है. कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में अंडर सेक्शन 236 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हुज शेयर्स आर हेल्ड इन डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द कॉर्पोरेट एक्शंस. ऑलराइट. उनको बताएंगे, अ कॉपी ऑफ द नोटिस टू सच शेयर होल्डर्स एंड पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर टू बी अटैच्ड. वो बताया जाएगा डिटेल. नाउ minority shareholders shall be paid by the company immediately after the completion of the corporate action. All right. ठीक है सर. And any dispute, जनरली मैं आपको बता दूं, ये जो पीरियड एक्चुअली ओपन रहता है ये 1 ईयर के लिए रहता है. आपने 236 में डिस्कस किया होगा ये. एनी डिस्प्यूट कंप्लेंट्स अराइजिंग, तो कंपनी अकेली लायबिलिटी होगी. देखो, सोल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी. अगर कोई भी मामला, अगर डिस्प्यूट का कंप्लेंट्स में रिगार्डिंग व्हाट, दिस कॉर्पोरेट एक्शन, कि सर ये बेनिफिट तो हमको मिलना चाहिए था. कौन सा बेनिफिट्स, चाहे बोनस से, राइट से, कन्वर्जन से. देखो यहां स्प्लिट है, कंसोलिडेशन है, स्प्लिट है, कंसोलिडेशन है, स्प्लिट है, कंसोलिडेशन है. नाउ लेट मी हार्ड, बोनस शेयर, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, शेयर राइट. अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर डिस्प्यूट अराइज हो भी गया, इन दैट केस कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल. ऑलराइट. कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल. देखिएगा, any dispute or complaints arising out of the such corporate action shall be the sole responsibility of the company. All right, sir. Now, for the purpose of effecting
affecting the transfer of shares through the corporate action, the board shall authorize the company secretary और किसी भी पर्सन को to inform the depository to submit the documents as may be required. ऑलराइट, फर्दर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी को या किसी और को ऑथराइज कर सकते हैं रिगार्डिंग व्हाट कॉर्पोरेट एक्शंस जो भी होंगे, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी किसके साथ में, डिपॉजिटरी साथ में. नाउ अपॉन रिसीव ऑफ द इंफॉर्मेशन डिपॉजिट शैल मेक द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स ऑफ द मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स. ऑफ कोर्स कहां करे जाएंगे, ट्रांसफर दियर शेयर्स इन द फेवर ऑफ द एक्वायरर इनटू द डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट ऑफ द कंपनी ऑन कट ऑफ डेट एंड इंटीमेट टू द कंपनी. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. देखिए एक बात समझना, यहाँ 5 की बात मैं आपको कर दूं. यहां जो बोल रहा है ना, अपॉन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी शेल मेक द ट्रांसफर. अब आप सोचने वाला बात है, डिपॉजिटरी में रिकॉर्ड्स अगर देखा जाएगा तो किन के नाम से पहले मेंटेन हो रहा है, डिमैट. तो डिमैट किस नाम से होगा, मिनॉरिटी के नाम से, जो भी XYZ जो भी मिनॉरिटीज होंगे. अब उसी को हमको ट्रांसफर करना है किसके लिए, एक्वायरर के लिए. नाउ द पॉइंट इज दैट, ये कह रहा है आफ्टर इंटीमेशन किससे रिसीव करने बाद में, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थ्रू कंपनी सेक्रेटरी किसी को भी ऑथराइज करेंगे, तो रिसीव करने के बाद में क्या करेगा, अपॉन रिसीव इंफॉर्मेशन द डिपॉजिटरी शैल मेक द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स ऑफ द मिनॉरिटी शेयरहोल्डर्स हु हैव नॉट ऑन देयर ओन ट्रांसफर्ड देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ द एक्वायरर इनटू द डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट ऑफ द कंपनी ऑन कट ऑफ डेट एंड इंटीमेट टू द कंपनी. फर्दर पेमेंट को यहीं से स्टार्ट होंगे. ऑलराइट, नाउ आफ्टर रिसीविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स फ्रॉम द डिपॉजिटरी द कंपनी शैल इमीडिएटली डिसबर्स द प्राइस ऑफ द शेयर्स सो ट्रांसफर. क्योंकि यहां पर डीमैट डेजिग्नेटेड, याद रखना, डेजिग्नेटेड जो डीमैट अकाउंट ओपन किया है, क्योंकि अभी ऊपर आपने समझ लिया होगा ऑफ कोर्स, यहां इस केस में अब यहां पर कंपनी के पास उसके अकाउंट में आ चुके हैं, ऑफ कोर्स शेयर्स आ चुके हैं मिनॉरिटीज के, अब पेमेंट्स करनी है. डिसबर्स द प्राइस ऑफ द शेयर्स सो ट्रांसफर टू ईच ऑफ द minority shareholders after deducting the applicable, हाँ of course डिडक्ट करने के बाद में, which shall be paid by the company on the behalf of the minority shareholders. ठीक है, according to the provision of Indian Stamp Act 1899. ऑलराइट, कंपनी का डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्या हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है. मिनॉरिटी शेयरहोल्डर्स का नाउ जो कि सेपरेट अकाउंट मैंने बताया था कि मेंटेन कर रही कंपनी इसके लिए, ऑलराइट, उससे पेमेंट किया जाएगा जो एक्वायरर से रिसीव किया होगा. अब क्या होगा यहां पर, यहां जो भी स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होगी वो कंपनी पे करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द shareholders. All right, now upon successful payment to the minority shareholders the company shall inform the depository to transfer the shares of the such shareholders kept in designated demat account. अभी तक किसके पास है, वो कंपनी के पास ना, account to the of the company to the demat account the acquirer. पॉइंट पकड़ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा कट ऑफ डेट पीरियड में मैंने आपको बताया कि दरअसल जो था आपको बोला गया, नोटिस सेंड करके बताया गया मिनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को कि आप अपने शेयर्स जो हैं वो आपके शेयर्स जो होंगे वो कहां से, जो शेयर होल्डर्स मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके अकाउंट से, डिमैट अकाउंट से क्या होगा, डेबिट होकर कंपनी के डेजिग्नेटेड, जो कि इस पर्पज से बनाया गया एक डेजिग्नेटेड डिमैट अकाउंट है, वहां वो क्रेडिट हो जाएंगे. ऑलराइट, और वही याद रखिएगा, अब कंपनी जब पेमेंट कर देगा कि हाँ जो एलिजिबल जो जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स आपको जो वेरीफाई हो गए उनकी पेमेंट्स करने के बाद में फर्दर डिपॉजिटरी को वापस इंटीमेट किया जाएगा कि भाई आप क्या कर दें, अब इसी को ट्रांसफर कर दें, ऑफ कोर्स किसके, डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट ऑफ द एक्वायरर. ऑलराइट, नाउ एक्सप्लेनेशन. द कंपनी शैल continue to disperse the payment to the entitled shareholders where the disbursement could not be made within the specified time. The transfer shall be transfer the shares to the demat account of the acquirer after such disbursement. मैं बता दूं उसका पीरियड एक्चुअली जनरली बोल रखा है विद इन 1 year. ऑलराइट, 1 साल तक का टाइम है. नाउ इन केस वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कीप दिस पॉइंट इन माइंड. अगर कोई ऑलरेडी मान लीजिएगा शेयर ऐसे जिसको कोर्ट में प्लेज हो रहे हैं या कोर्ट ने अभी ऑर्डर दे रखा है, स्टे लगा रखा है, प्लेज क्रिएट हो चुका ऑलरेडी, वो नहीं होंगे, लेटर ऑन वो जब फ्री होंगे तभी हो सकता है. देखिएगा, वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी restraining any transfer of such shares and the payment of dividend where such shares are pledged or hypothecated under provision of the Deposit Act 1996, the depository shall not transfer the shares of the minority shareholder to the designated demat account of the company. ये इंपॉर्टेंट, एक्वायरर के पास तो बाद में जाएगा, पहले तो डिमैट अकाउंट जो डेजिग्नेटेड डिमैट अकाउंट है वही नहीं पहुंच सकता. सिंपल सा बात है, एकदम समझ में आया आप लोगों को. मतलब अगर किसी कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है किसका, कोर्ट का, ट्राइब्यूनल का, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का, ठीक है, रिस्ट्रेनिंग एनी ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड. जनरली मैं आपको बता दूं, मान लीजिएगा आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, मान लीजिएगा एक पर्टिकुलर पर्सन है जिससे
डेट रिकवरी करनी है, डेट रिकवरी करनी है, ठीक है, डेट रिकवरी करनी है। और वो डेट रिकवरी के केस में ऐसा हो रहा है, मान लीजिएगा उसने अपने किसी बैंक से, उस इंडिविजुअल ने मान लीजिए बैंक से अपने शेयर्स को प्लेज करके, जी हाँ, शेयर्स को प्लेज किया हुआ था, ठीक है, और उस पर उसने मान लीजिएगा लोन ऑब्टेन किया था, ठीक है, लोन ऑब्टेन किया था। अब वो लोन का अगर पेमेंट नहीं करे हैं और जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था उस सिक्योरिटी शेयर्स के ऊपर, तो याद देखिएगा अब ये क्या हो गया, यहाँ पे स्टे लगा हुआ है बिकॉज ऑफ मे बी पॉसिबल ट्रिब्यूनल। यहाँ पे याद देखिए डीआरटी की वजह से, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने हो सकता है स्टे लगा रखा हो। तो वो जो शेयर्स अभी जिन पे ऑलरेडी एक राइट, देखिए कोई अदर अभी ना कोई अथॉरिटी क्लेम कर रही है या किसी भी ऑर्डर की वजह से रुके हुए हैं, उसको डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट जो कि कंपनी का, उसमें ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये छोटा सा पॉइंट है, एग्जाम में आपको याद रखना है, आ सकता है। ऑलराइट, कट ऑफ डेट की अगर यहाँ सिंपल सी बात करें, यहाँ देखिए कोई वर्किंग डे अगर आ जाता है, ऑफकोर्स अगर कट ऑफ डे अगर मान लीजिएगा फॉल ऑन, देखिए वर्किंग डे आएगा दिस गुड, लेकिन कट ऑफ डेट अगर फॉल ऑन हॉलीडे अगर पे आ रही है, लास्ट डेट कट ऑफ डेट जैसे बोलेंगे, तो नेक्स्ट वर्किंग डे ऑफकोर्स हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है। एनीवेज कुछ और भी यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं, अगर मैं आपको बताऊं, सेक्शन जो है यहाँ पर एक अमेंडमेंट कंसीडर किया गया सेक्शन 232 सेक्शन 8 के अंदर, जिसमें पेनल्टी को चेंज किया गया, जिसमें इम्प्रिजनमेंट थी उसको हटा दिया गया है और इसके अंदर पैनल प्रोविजन में चेंजेस किए गए हैं। मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा जर्नली जब भी सेक्शन 232 सब सेक्शन 5 आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है आपने देखा होगा, मर्जर एंड अमलगमेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मर्जर एंड अमलगमेशन, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, आपने शायद पढ़ा होगा, इसमें आपने जनरली सुना होगा, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं आपको। ऑलराइट, देखिएगा मर्जर अमलगमेशन के अंदर बता होगा कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, इसको फाइल करना, जी हाँ, इसको फाइल करना मैंडेटरी होता है, फाइल विद आरओसी विद इन 30 डेज, ये मैंडेटरी होता है, इसको रजिस्टर करवाना होता है मैंडेटरी आरओसी साथ में, जो ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी अंडर सेक्शन 232 मर्जर एंड अमलगमेशन के अंदर जो कि ऑर्डर होता है एनसीएलटी का, उसे फाइल करना, ये सब सेक्शन 5 के अंदर उसका प्रोविजन बताया गया, मैंडेटरी होता है। और अगर आपने सेक्शन 5 के सेक्शन 232 सेक्शन 5 की वायलेशन करी है, तो आपको सेक्शन 232 सब सेक्शन 8 की पेनल्टी भुगतनी पड़ती है। तो क्या है, इफ अ कंपनी फेल्स टू कंपाई विद सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 232 of Commission 2013, the company and every officer of the company who is in default shall be liable to penalty 25,000 rupees, and where the failures continue, then 1,000 rupees for each day after the such during which the such failure continues, subject to the maximum of 3 lakh rupees। मतलब पहला हम जो बोल रहे हैं वो 25,000 तो आपको पे करना ही है। देखिएगा यहाँ पे कंपनी पे एंड ऑफिसर्स पे इक्वल लगाया हुआ है पेनल्टी। पहले इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन था और पेनल्टी मैक्सिमम था, उसको रिमूव कर दिया गया है। तो कंपनी पे प्लस यहां पर ऑफिसर इन डिफॉल्ट, देखिए ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक है। और अगर कंटिन्यू रहता है, मतलब 30 दिन मैंने आपको बताया, 30 डेज पे तो आपने किया नहीं, उसके बाद में कंटिन्यूज अगर कर रहे हैं तो 1,000 रुपीज फॉर ईच डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना हो सकता है ये, 3 लाख। ऑलराइट, 3 लाख हो सकता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 लाख हो सकता है। तो ये कुछ मैंने छोटे से अमेंडमेंट्स आपके यहाँ डिस्कस किए हैं, आप होप आपको समझ में आए होंगे। और कोई भी क्वेरी होगा तो आ सके, कोई क्वेरी आपकी इनवाइटेड है कमेंट बॉक्स में। और ये अमेंडमेंट प्रोबेबल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया सकते हैं। मैं आपको कहूंगा कि इस पे जरूर इसको ध्यान से देखें, कोई भी क्वेरी फिर भी रह जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट अमेंडमेंट